नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कैसे एक अकाउंटेंट जॉब इंटरव्यू को क्रैक करें। और अकाउंटेंट जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, जिसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस, टेक्निकल अकाउंटिंग क्वेश्चंस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वेश्चंस, गोल्डन रूल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ऑडिट और टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करते हैं अकाउंटेंट जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो बेसिक अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, इसको एक लाइन में बताइए। तो अकाउंटिंग का मतलब हो गया सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब कि अकाउंटिंग का मतलब है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, उसको समराइज करना, उसको एनालाइज करना और उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। बैंक बढ़ गया बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एक साइड बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है एसेट्स के अंदर और एक साइड एसेट्स में ही कैश का बैलेंस घट रहा है। बैलेंस शीट पे ये इफेक्ट जा रहा है, ट्रायल बैलेंस में बैंक डेबिट कैश क्रेडिट ये होगा। तो इसकी रिकॉर्डिंग बता दी, समराइजिंग बता दी और फाइनेंशियल रिपोर्ट में इफेक्ट बता दिया मैंने आपको। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट आर द टाइप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने टाइप है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग या टैक्स अकाउंटिंग बोल सकते हो आप। ये अकाउंटिंग के टाइप्स हो गए। व्हाट आर एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी क्या है। तो एसेट्स बिजनेस की खुद की रिसोर्सेस होती है और लायबिलिटीज एक ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस के ऊपर, यानी एक देनदारी होती है जैसे कि लोन या पेबल, ये आपको देना पड़ता है। और एसेट संपत्ति होती है बिजनेस की, उसकी खुद की रिसोर्सेस होती है। व्हाट इज डबल बुक एंट्री कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि जब किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो अकाउंट पे पड़ेगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग उसको बोलते हैं। कोई भी एंट्री करते हो तो उसका डुअल इफेक्ट पड़ता है, एक एसेट्स पे, एक लायबिलिटी पे, एक इनकम पे, एक एक्सपेंस पे। तो डबल इफेक्ट को ही यहाँ पे डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने खर्चा किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हो गया कम, एक्सपेंस आपका खर्चा है तो खर्चा हो गया डेबिट, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चला जाएगा, पीएनएल के अंदर आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। कैश आपकी एसेट्स का पार्ट है, कैश वहाँ से घट जाएगा, यानी बैलेंस शीट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, दो अकाउंट पे इफेक्ट डालता है। कोई चीज़ डेबिट होती है, कोई चीज़ क्रेडिट होती है, इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी होती है, यानी हमेशा संपत्ति जो होगा, देनदारी प्लस जो आपकी इक्विटी होगी, जो आपकी पूंजी होगी, वो मिला के होगी। व्हाट इज जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या है। तो जर्नल एंट्री एक इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। मतलब शुरुआती में जो आप एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हो वाउचर्स के अंदर, वो आपकी जर्नल एंट्री है। जहाँ पे अगर किसी भी एंट्री का क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा हो तो जर्नल के अंदर जाके उसकी एंट्री करते हैं। जैसे परचेज की एंट्री परचेज वाउचर में, जैसे परचेज की एंट्री परचेज वाउचर में होगी, सेल की एंट्री सेल वाउचर में होगी, बैंक और कैश हो रहा है तो कॉन्ट्रा होगी, पेमेंट की एंट्री पेमेंट में, रिसिट्स की एंट्री रिसिट्स में। ठीक है, तो इनके लिए सबके वाउचर्स बने हुए हैं। लेकिन जर्नल एंट्री के लिए, जर्नल एंट्री में कोई भी एंट्री हो सकती है, परचेज की भी कर सकते हो, सेल की भी कर सकते हो, कोई ऐसी एंट्री जो समझ में नहीं आ रही वो सभी जर्नल में हो सकती है। ठीक है, उसको जर्नल एंट्री बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मशीनरी खरीदी 50,000 रुपये की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगी। ठीक है, ये आप जर्नल एंट्री कर सकते हो।
डिफरेंस क्या है कैपिटल में और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किया जाता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। जैसे कि मशीनरी खरीदा गया, तो मशीनरी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा आपको। और अगर आपने सैलरी पे किया है तो सैलरी एक शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है जिसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। हालांकि मशीनरी भी कर रहा है, लेकिन मशीनरी लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा और सैलरी शॉर्ट टर्म तक देगा। या ऑफिस एक्सपेंसेस कह लो या स्टाफ वेलफेयर कह लो, ये सब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है जो कि रिवेन्यू को जनरेट करने में मदद कर रहे हैं और ये लंबे टाइम तक करता रहेगा अगर आपने मशीन खरीद लिया तो, एक बार खरीद लिया तो। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि ऐसा एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस, वो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप एसेट साइड रखते हो बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस को पहले से ही अगर आपने एडवांस में पे कर दिया है तो वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने इंश्योरेंस किया, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के मिड में किया, तो 6 महीने तो आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज़ करोगे, 6 महीने आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें यूज़ करोगे, यानी 6 महीने का एडवांस तो दे दिया आपने। तो यही आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसको आप एसेट में बुक कर लोगे बैलेंस शीट में, प्रीपेड एक्सपेंसेस को। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया जब किसी एसेट्स यानी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटने लगती है उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। इसको हिंदी में डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्य ह्रास भी होता है। जब किसी एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाएगी, जितनी वैल्यू घटती जाएगी उतनी उतनी वैल्यू डेप्रिसिएशन कहलाएगी। लेकिन डेप्रिसिएशन सभी चीज़ों पे नहीं लगता। जैसे कि अगर लैंड है तो लैंड की वैल्यू घटती नहीं, अगर आपने लैंड खरीद लिया, लैंड एक जो है वो एक फिक्स एसेट्स का पार्ट है, लेकिन फिक्स एसेट्स में इसकी वैल्यू घटेगी नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट्स में जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, गुडविल हो गया, ये आपकी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू घटती नहीं है, या तो बढ़ती है या फिर उतनी ही रहती है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल अकाउंटिंग क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको अकाउंटेंट जॉब इंटरव्यू के लिए, क्या क्या पूछे जाएंगे? जैसे कि व्हाट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या हो गया? एक्रूड इनकम का मतलब हो गया ऐसी इनकम जो जनरेट तो हो गई है, अर्न तो कर लिया गया है, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, वो आपकी एक्रूड इनकम है। मतलब इनकम जनरेट तो हो गई लेकिन अभी तक आपको नहीं मिली, वो आपकी एक्रूड इनकम कहलाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? खर्चा कर दिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, यानी खर्चा कर दिया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, इसलिए इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन क्या है? प्रोविजन एक एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है। एस्टिमेटेड लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करना ही प्रोविजन बनाना बोलते हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेरी डाउटफुल डेट्स एक लाइबिलिटी है, तो मैं उसको एस्टिमेटेड, उसकी एस्टिमेशन बेसिस पे उसको कैलकुलेट कर लूँगा और बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसे बुक करूँगा, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन बनाना। मैंने प्रोविजन बना लिया, ठीक है, तो एस्टिमेटेड लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली। टीडीएस क्या है? देखो, टीडीएस के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ है। जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये वाली वीडियो मेरी जरूर देखना है, टीडीएस फॉर जॉब इंटरव्यू। वहाँ पे एक एक पॉइंट टीडीएस का क्लियर किया है मैंने, ठीक है। शॉर्ट में समझ लो, टीडीएस एक टैक्स डिडक्शन सोर्स है जो कि गवर्नमेंट को पे करना होता है। जिस भी पार्टी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो गया वो काटेगा टीडीएस, जो जो खर्चा करेगा, जहाँ पे पेमेंट करेगा, टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट को पे करेगा, सामने वाली पार्टी को टीडीएस काट के पेमेंट करेगा, ठीक है। डेफर्ड रिवेन्यू, डेफर्ड रिवेन्यू का मतलब क्या हो गया कि एडवांस में आपने रिसीव कर लिया, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में अमाउंट एडवांस में रिसीव हो गया लेकिन अभी तक गुड डिलीवर नहीं हुआ, इसको हम डेफर्ड रिवेन्यू बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में फ़र्क बताओ, तो ट्रायल बैलेंस का मतलब हो गया कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना ट्रायल बैलेंस कहलाता है, और बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। देखो, ट्रायल बैलेंस में आप किसी को डेबिट कर रहे हो, किसी क्रेडिट कर रहे हो। जैसे कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे कैश जमा कराया तो कैश क्या हुआ? घट गया, बैंक बढ़ गया, तो डेबिट क्या हो रहा है? बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। आप ट्रायल बैलेंस में इसको डालोगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। बैलेंस शीट में एक एसेट्स की वैल्यू घट रही है, एक एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो बैलेंस शीट के पोजीशन में चेंजेस आया,
एसेट्स के अंदर ही घट बढ़ रहा है और ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो ट्रायल बैलेंस एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना और बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब हो गया फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है उस पर जो आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी, पॉसिबल ऑब्लिगेशंस को बोल सकते हो आप कि भाई ये फ्यूचर में इवेंट होगा, इस पर मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी, उसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए किसी ने केस कर रखा है या आपने केस कर रखा है, आपको आने वाले टाइम में जब केस वो जीत जाएगा तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, आपकी उतनी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, तो उसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। लेजर का मतलब क्या हो गया? लेजर का मतलब हो गया कि एक ट्रांजेक्शन्स को इंडिविजुअल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना एक लेजर है। खाते के अंदर, हिंदी में बोले तो खाते के अंदर जब कोई ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो तो उसको लेजर बोला जाता है। यानी बुक्स के अंदर, इंडिविजुअल बुक्स के अंदर आप उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो तो लेजर उसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम से परचेज किया तो राम के खाता में जो आपने परचेज की ट्रांजेक्शन बुक करी तो ये लेजर कहलाएगा, राम का लेजर कहलाएगा। ठीक है, राम का अगर अकाउंट देखोगे उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट गई तो मैं ये बोलूँगा भाई राम का लेजर दे दो, तो राम के लेजर के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के अंदर रेवेन्यू को डायरेक्ट जनरेट करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और बिजनेस के अंदर रेवेन्यू यानी सेल को जनरेट करने के लिए इनडायरेक्टली खर्चा किया जाता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, मटेरियल परचेज करना, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री चल रही है तो फैक्ट्री में जो बिजली कंज्यूम हो रहा है वो डायरेक्ट हो गया। फैक्ट्री रेंट दे रहे हो, डायरेक्ट हो गया। वेजेस दे रहे हो, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए डायरेक्टली खर्चा नहीं होता, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, स्टाफ वेलफेयर हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टली मदद नहीं कर रहे हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अगर ये खर्चे नहीं भी करें तो भी रेवेन्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो आपकी चलेगी, रॉ मटेरियल से आइटम बनेगा, वहाँ पे सेल जनरेट हो जाएगी। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो बिजनेस के रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के बेसिस पे की जाती है, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। अलग अलग मेथड्स होते हैं जो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। कई अकाउंटेंट गुडविल कैलकुलेट करते हैं, कई अकाउंटेंट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज़ होता है अकाउंटिंग के लिए? जैसे टैली यूज़ होता है, क्विक बुक्स हो गया, सैप हो गया, जूहू हो गया। अब टैली में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि सेल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी। तो टैली खोलेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाके एफ करके सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, लेजर क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? तो गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, तो वहाँ लेजर क्रिएट करना होगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे। तो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, क्यों बनाया जाता है? तो ये कैश की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हो रहा है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस के इनकम, एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट को शो करता है। बैलेंस शीट क्या है और क्यों एनालाइज किया जाता है? बैलेंस शीट एक कंपैरिजन करता है एसेट्स और लायबिलिटी को, उसकी लिक्विडिटी रेशो को बताता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। अकाउंटिंग रेशो कौन सा यूज होता है? करंट रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये जनरली रेशोज यूज होते हैं बिजनेस के अंदर। चलिए अब मोस्ट क्वेश्चन पूछूंगा सबसे ज़्यादा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर आता है, इसके बेस पे ही आपसे एंट्रियां पूछ लेंगे, क्योंकि अभी आगे आने वाली एंट्रियां हैं जो कि इसी के बेस पे होगी। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के गोल्डन रूल के बारे में। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल डबल एंट्री सिस्टम के लिए यूज होता है, जो कि 3 टाइप्स के रूल है। सबसे पहला है पर्सनल रूल। इस रूल के अंदर बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। जैसे कि एक पर्सन और एंटिटी रिसीव कर रही है कुछ, तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो दे रहा है या जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि 1000 रुपये पेड टू राम, तो राम को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया।
क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जा क्या रहा है, दे क्या रहा है कैश, कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो कैश हो गया क्रेडिट, रिसीवर कौन है, राम, तो राम को कर दिया डेबिट, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा जो रूल है अकाउंटिंग का वो रियल अकाउंट के केस में है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करना है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉमिनल अकाउंट के केस में, मतलब अगला जो रूल है वो नॉमिनल अकाउंट का है। तीसरा रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। जितने भी खर्चे हैं, जितने भी आपका लॉस है सब डेबिट करना है, जितनी भी आपकी इनकम है, जितना भी आपका गेन है वो सब क्रेडिट करना है। जैसे कि 2,000 रुपये की इंटरेस्ट इनकम बनाई आपने, तो कैश में रिसीव किया 2,000 रुपये इंटरेस्ट इनकम, तो कैश क्या हो गया, डेबिट, इनकम क्या हो गया, क्रेडिट, क्योंकि इनकम क्या बनी, इंटरेस्ट इनकम, तो इनकम हो जाएगी क्रेडिट 2,000 रुपये से, कैश हो जाएगा डेबिट। इनकम को क्रेडिट करना है, इस ट्रांजेक्शन में इनकम बनी, कैश को डेबिट कर दिया क्योंकि कैश मेरे पास आया। तो जब इनकम बनेगी, गेन बनेगा, क्रेडिट करेंगे, जब एक्सपेंस बनेगा, लॉस होगा, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसी 3 रूल के बेस पे पूरी की पूरी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम चलती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जॉब इंटरव्यू में ज़रूर। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आंसर भी दूंगा। सैलरी पे किया बैंक के द्वारा तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक से रिसीव हो रहा है, गिवर को क्रेडिट कर दिया, रिसीवर क्या है, सैलरी, डेबिट कर दिया। राम को 10,000 रुपये पे किया, ठीक है, माल उधार में खरीदा है, राम से माल 10,000 रुपये का उधार में खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेज क्या है हमारे लिए, खर्चा, तो परचेज हो गया डेबिट। और राम को 10,000 रुपये देना है, तो राम यहाँ पे लाइबिलिटी भी बनेगा क्योंकि मेरी ये क्रेडिटर बन गया, मेरे लिए क्रेडिटर बन गया, मुझे देनदारी है, देनदारी मतलब मेरे लिए देनदारी है, मुझे देना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो परचेज करने के साथ ही परचेज मेरी एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट कर दिया मैंने इसको। अब ये वाले एक क्वेश्चन और है कि जीएसटी पेड किया 1,800 रुपये परचेज के ऊपर, ये जर्नल एंट्री होगी। और ये क्वेश्चन इस पर मैं आपको बता दूं कैसे होगा। देखो परचेज पे जीएसटी पे नहीं करते, सेल पे करते हैं, पहले ध्यान रखना, यह एंट्री बहुत घुमा के है। परचेज पे आप जब माल खरीदते हो तो पार्टी को पेमेंट करते हो, पार्टी गवर्नमेंट को पे करती है टैक्स। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसे जाते हैं जब परचेज पे टैक्स पे करना पड़ गया, जैसे डेबिट नोट दे दिया या क्वालिटी इशू है या पार्टी ने बोला भाई नहीं इसका टैक्स तुम जमा कराओ, तो उस तरह की सिचुएशन में कैसे एंट्री होगी, इनपुट सी जीएसटी डेबिट, इनपुट एस जीएसटी डेबिट। 1,800 रुपये से पेमेंट हो रही है, मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ परचेज के ऊपर, तो 1,800 रुपये डाल दिया। अब इनपुट यहाँ बुक किया, डेबिट किया, ये मेरी डेबिट करते के साथ ही क्या हो गया, या तो मेरे लिए खर्चा है, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, परचेज पे जीएसटी पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए खर्चा है। और 1,800 रुपये या तो मैं किसी पार्टी को दूंगा या अपने बैंक से पे कर रहा हूँ, अपने बैंक से पे कर रहा हूँ 1,800 रुपये जीएसटी का अमाउंट, जिससे भी मैंने माल खरीदा, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो 1,800 रुपये मैंने दे दिया, तो मैंने, मेरा बैंक यहाँ से घटा है, मैंने अपनी पेमेंट कर दी उसको। इसको इस एंट्री से भी कर सकते हैं कि पार्टी का नाम लेके बुक कर सकते हैं और फिर पार्टी को अगली एंट्री में पेमेंट डाल के उसका बैलेंस नील कर सकते हैं। तो 2 एंट्री के थ्रू ये हो सकती है, ठीक है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एडवांस रिसीव किया 5,000 रुपये, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एंट्री बता दो कैसे करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये करना है क्योंकि पैसा आपको बैंक में रिसीव हुआ, तो डेबिट द रिसीवर, तो किसको डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट कर दिया, कस्टमर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। माल बेचा 20,000 रुपये का विद जीएसटी 18%, क्या एंट्री जाएगी, कैश में माल बेचा है, 23,600 से डेबिट हो जाएगा कैश, क्रेडिट होगा सेल क्योंकि इनकम है इसलिए सेल क्रेडिट हो गई, और सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट होगा क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ये मेरे को देना है, इसकी लाइबिलिटी, इतनी लाइबिलिटी मेरी जनरेट हो जाएगी जो कि मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि ऑडिट और टैक्सेशन से रिलेटेड है। जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ऑडिट और टैक्सेशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एक रिक्वायरमेंट है, एक ऑडिट रिक्वायरमेंट है जो कि कंपनी एक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी कंपनी एक्ट के द्वारा, कंपनी लॉ के द्वारा जब ऑडिट की जा रही है स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाएगी।
इंटरनल ऑडिट क्या है? जब इंटरनल स्टाफ या इंटरनल कंट्रोल के द्वारा किया जाता है तो उसे इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। जीएसटी क्या है? देखो जीएसटी के ऊपर जॉब इंटरव्यू के केस के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो जाके जरूर देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको जॉब इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई होता है। जो अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्स से रिलेटेड है। असेसमेंट और रीअसेसमेंट में क्या फ़र्क है? असेसमेंट एक इनिशियल रिव्यू है, शुरुआती रिव्यू को या शुरुआती स्क्रूटनी को हम असेसमेंट बोलते हैं। जब भी ऑफिसर आपकी आईटीआर को रिव्यू करेगा, शुरुआत में पहली बार रिव्यू कर रहा है तो वो असेसमेंट कर रहा है, लेकिन जब आपकी केस को दोबारा से ओपन कर रहा है किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे तो उसे रीअसेसमेंट बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जॉब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे एज पर बुक्स बैलेंस, जो बुक के अंदर बैंक का बैलेंस है और जो स्टेटमेंट में बैंक का बैलेंस है, उसकी मैचिंग करना ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे कि कई बार आप चेक बुक कर लेते हो बुक्स के अंदर, या डिपॉजिट बुक कर लिया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बाद में प्रेजेंट हुआ, तो उसकी रिकंसिलिएशन करना, उसकी मैचिंग करना ही यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है। फाइनलाइजिंग अकाउंटिंग क्या है? क्या स्टेप्स है उसकी फाइनलाइजिंग अकाउंटिंग की? फाइनलाइजिंग अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करना। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल कर रहे हैं। जैसे एडजस्टमेंट एंट्री डालना, ट्रायल बैलेंस को सेट करना, और कोई एडजस्टमेंट एंट्री करना, लेजर को क्लोज करना, आउटस्टैंडिंग को क्लोज करना, ये सब फाइनलाइजिंग अकाउंटिंग कहलाता है। अब बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन अकाउंटिंग में यूज होते हैं। देखो जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ तो ये वाले फंक्शन जरूर सीख के जाओ। एक्सेल के अंदर सम आना चाहिए आपको, एक्सेल में वी लुकअप, एच लुकअप आना चाहिए, इंडेक्स, मैच, पाइवट टेबल आना चाहिए अकाउंटिंग के जॉब इंटरव्यू के लिए। पीएफ ईएसआई क्या है, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो है। जॉब इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखें, चैनल पर मिल जाएगी। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड और ईएसआई का मतलब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। जब भी कंपनी सैलरी देती है तो सैलरी से कुछ पोर्शन पीएफ और ईएसआई के रूप में काट लेती है एज पर सैलरी। सैलरी के अकॉर्डिंग होती है। 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गया तो ईएसआई एप्लीकेबल हो जाएगा, और एक पर्सन का 21,000 से ज़्यादा सैलरी है तो ईएसआई से नाम हट जाता है, उनका केवल पीएफ अप्लाई होता है। रेट लिमिट, कितने वर्कर होंगे, मेरी उस वीडियो को जाके देखो पीएफ वाली को, जॉब इंटरव्यू के लिए, उसमें आपको पूरा डिटेल में मिलेगा पीएफ से रिलेटेड। समझ गए दोस्तों? तो इस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर अकाउंटेंट जॉब इंटरव्यू में पूछा जाएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।